हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री तो हमने देखा ही है 6th स्टैंडर्ड में क्या होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री के क्या सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम कहाँ से पहचानते हैं? सोर्स से। हिस्ट्री का कोई सोर्स होना चाहिए पहचान सके। हिस्ट्री हमें कैसे मालूम पड़ेगी? व्हाट इज हिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्ट्री इज अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री एक ऐसा अकाउंट है जो हमें पास्ट इवेंट के बारे में बताती है, तो उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास भी कहते हैं। तो हिस्ट्री मतलब क्या? जो भी पिछले घटनाएं घट चुकी है, जो भी इवेंट घट चुका है उसके बारे में हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री को जानने के लिए हमें कुछ सोर्स होने चाहिए। हिस्ट्री हमें कहीं से तो मालूम पड़नी चाहिए। तो वो जहाँ से हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है, जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसे हम सोर्स कहते हैं। तो सोर्सेस के मुताबिक ही हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। ये हमारा चैप्टर है, पूरा हम हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो वी स्टडीड एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री लास्ट ईयर। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो देखो, टोटल हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंशिएंट हिस्ट्री, जो पहले की जाती थी, पहले की है, और जो है मिडिल पीरियड जिसे हम मेडिवल पीरियड कहते हैं, और थर्ड है हमारा मॉडर्न पीरियड। तो फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड, सेकेंड है मिडिवल पीरियड और थर्ड है हमारा मॉडर्न पीरियड। तो 3 भाग में हमारी हिस्ट्री डिवाइड हो चुकी है। एंशिएंट यानी कि सबसे पहले की हिस्ट्री, मिडिवल यानी कि मिडिल पीरियड की हिस्ट्री, और मॉडर्न यानी कि आगे पीरियड की हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ओके, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मिडिवल पीरियड हिस्ट्री के बारे में। ओके, वी स्टडीड एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट ईयर। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ा। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन की मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे इस साल। ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम 9th century CE till the end of the 18th century CE is considered to be medieval period of Indian history। तो जो हमारा पीरियड है मिडिवल पीरियड का, मिडिवल हिस्ट्री का, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 9th century CE से 18th century CE तक मिडिवल पीरियड होता है। और उसके आगे जो 18th का आगे जो होता है वो होता है मॉडर्न, और 9th century का जो पहले वाला पीरियड होता है वो हमारा होता है एंशिएंट। ओके, तो हमारा 9th century से 18th century तक मिडिवल पीरियड होता है, जो कि इस बार हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो जो मिडिवल हिस्ट्री है, जो मिडिल पार्ट जो है हमारा हिस्ट्री का, वो मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मिडिवल हिस्ट्री हमने लिखी है, जो लिखी है ऑथर्स ने, उनको कहाँ से ये सोर्स, कौन से सोर्स से ये हिस्ट्री मालूम पड़ी थी, क्या सोर्सेस है उसके। हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री हमें क्या देती है? हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो हिस्ट्री हमें बताती है जो पिछले इवेंट गए हैं क्रोनोलॉजिकली यानी कि क्या फ्रेंड्स? क्रोनोलॉजिकली यानी कि लाइन बाय लाइन। तो देखो, पहले कौन सा इवेंट हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके हिसाब से हमें लाइन टू लाइन
हमें हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली पास्ट इवेंट्स के बारे में बताती है कि पहले ये पास्ट इवेंट्स हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये घटना घटी, तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, यानी कि एक के बाद एक। ओके। साइंटिफिक यानी कि क्या, हिस्ट्री को कभी भी प्रूफों के, यानी कि प्रूफ्स हमें जो मिलते हैं, जो सोर्स हमें मिलते हैं हिस्ट्री के, उसको हम पहले क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, यानी कि चेक करते हैं वेदर इट इज़ एक्यूरेट, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं। तो डायरेक्टली हम हिस्ट्री नहीं लिखते, तो पूरा साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से हम उसे क्या करते हैं, वेरीफाइड करते हैं। फिर जो हमें एविडेंस और प्रूफ हमें मिलते हैं उसके तौर पर हम हिस्ट्री लिखते हैं। साइंटिफिक अकाउंट या सिस्टमैटिक अकाउंट, यानी कि हिस्ट्री हमें लाइन बाय लाइन सारे एकदम सिस्टमैटिक से जो भी इवेंट हुए हैं पास्ट में वो हमें हिस्ट्री बताती है। 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है या लिखनी है तो ये 4 चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 चीज़ में से आती है नंबर 1 इंडिविजुअल्स, सेकेंड है हमारा सोसाइटी, थर्ड है हमारा प्लेस, फोर्थ है हमारा टाइम। तो ये 4 चीज़ें हैं मेन पिलर्स ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के 4 मेन पिलर है, इन पर ही पूरी हिस्ट्री हमारी टिकी हुई है, इतिहास हमारा पूरा टिका हुआ है। तो इंडिविजुअल यानी कि क्या, एक जन की भी हिस्ट्री हो सकती है, पर्सन की भी हिस्ट्री होती है, इसीलिए इंडिविजुअल कहा गया है। सोसाइटी यानी कि समाज, पूरे समाज के बारे में भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कल्चर था, कैसा सोसाइटी थी। प्लेस, हम प्लेस के बारे में पढ़ते हैं हिस्ट्री में, हम फोर्ट्स, किले के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है ये, क्या मेमोरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरियल्स यानी कि क्या, जिन्हें यादों में बनाया जाता है, जैसे कि ताजमहल यादों में बनाया गया है, उसे मेमोरियल्स कहते हैं। तो प्लेसेस के बारे में भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज टाइम। तो टाइम के बारे में भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे कि मिडिवल पीरियड, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये 4 पे कौन से टाइम पर कौन सी घटना घटी थी, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। सो टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। ऑथेंटिक यानी कि क्या, तो हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स यानी कि क्या, एविडेंस और प्रूफ्स मतलब एक ही चीज़ है, सबूत। तो ऑथेंटिक एविडेंस यानी कि वो जो ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, रियल। तो असली सबूत होने चाहिए, रियल सबूत हिस्ट्री पर होने चाहिए। हिस्ट्री किस पर बेस्ड है, प्रूफ पर। जो भी हमें सोर्सेस मिलते हैं हिस्ट्री, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन काटते हैं, तो पहले हम वेरीफाई करते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो वो जेन्युइन होना चाहिए, तभी वो हमारी हिस्ट्री बनेगी, अदरवाइज हम फेक हिस्ट्री नहीं लिख सकते। दिस प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो प्रूफ्स हमें मिलते हैं उसे ही हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस टू लर्न मोर अबाउट देम। तो देखो, अभी ये सोर्सेस जो हमें मिल रहे हैं उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है मटेरियल सोर्सेस। मटेरियल सोर्स में वो सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं। जैसे कि कोई हमें पुतला मिल जाता है तो वो आ गया मटेरियल सोर्स में। कॉइन यानी कि पहले तो ज़माने के सिक्के मिल जाते हैं, वो भी आ गया मटेरियल सोर्स में। फोर्ट्स मिल जाते हैं, वो भी आ गया। किले जो होते हैं वो भी आ गया मटेरियल सोर्स में। तो जो भी हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हमारा आता है मटेरियल सोर्स में, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। रिटन सोर्सेज क्या होते हैं, जो भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी लॉ लिखा हुआ होता है वो हमारे रिटन सोर्स में आते हैं। उससे भी हमें वो टाइम की हिस्ट्री मालूम पड़ती है। जो ट्रांजैक्शंस लिखे हुए होते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे हुए होते हैं, वो सारे हमारे रिटन सोर्सेज में आते हैं। और ओरल सोर्सेज यानी कि क्या, जो फ्लॉक सॉन्ग्स होते हैं, फ्लॉक टेल्स होते हैं, ओवेज होते हैं, ये जो कहावतें होते हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन जो हम सुनते आ रहे हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, तो वही जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ रहा है। पर वो चीज़ होती है ओरली, जिससे हम मुंह से, जो किसी से हम सुनकर, वो सोर्स हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये 3 है, मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स, ओरल सोर्स। तो इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट अस आल्सो
इवेल्युएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, तो इन्हें अब हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को इवेल्युएट भी करेंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो ठीक है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, कैसे हिस्ट्री को फाइंड आउट किया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं, वो सारे हम इन सोर्सेस के थ्रू देखेंगे. We have to consider many factors related to historical events that we want to study. तो friends, we have to consider many factors related to historical events that we want to study. अगर हमें किसी historical event जो घटना घट चुकी है उसके बारे में हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, तो पहले हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा, वो मालूम पड़ेगा कि ये जो इवेंट हुआ है वो रियली में इवेंट हुआ है या ये कोई फेक हिस्ट्री है. क्योंकि हर जो हिस्ट्री लिखी जाती है वो ज़रूरी नहीं है सही होगी, इसीलिए फर्स्ट वी हैव टू वेरीफाइड इट, हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं. तो दोस्तों, अगर किसी भी आपको हिस्टोरिकल घटना के बारे में आप पढ़ रहे हो, स्टडी करना है, तो पहले आपको कंसीडर करने पड़ेंगे बहुत सारे फैक्टर्स. इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेस. तो जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, तो उनके जो हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं उन पर भी हमें बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा. दिस सोर्सेस हैज़ टू बी वेरीफाइड. तो इन सोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये रियल है या रॉन्ग, ये जो हिस्ट्री ऑलरेडी हुई है कि वो हुई है या नहीं. We have to see whether they are authentic. हमें वो देखना पड़ेगा कि ये जो सोर्सेस है वो सही है, जेन्युइन है, रियल है कि नहीं. It is necessary to use this sources judiciously and only after a critical analysis. तो ये जो सोर्सेस हमें मिलते हैं उसे हमें जुडिशली यानी कि एकदम अच्छी तरीके से, जुडिशली मीन्स एकदम अच्छे सेंस से और अच्छे जजमेंट से हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए. ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस, तो एकदम ज़्यादा इसके ऊपर एनालाइज देख कर टेस्ट कर फिर ही हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेक चीज़ हमें बतानी ही नहीं चाहिए. ऑलरेडी जो हिस्ट्री घटी है उसे हमें उसे ही बतानी चाहिए, क्योंकि जो भी सोर्सेस हमें मिलते हैं उसे वेरीफाइड करना चाहिए. ओके. और फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटीरियल सोर्सेस. तो जो हमारा मटीरियल सोर्सेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस आता है फोर्ट्स का, यानी कि किले. सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. तो कुछ मेन टाइप्स के फोर्ट्स के बारे में बताया गया है. हिल फोर्ट्स जो कि हिल पर होते हैं, फॉरेस्ट पर जो फोर्ट होते हैं, सी पर जो फोर्ट्स होते हैं, एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स, और प्लेन रीजन में जो फोर्ट्स यानी कि किले होते हैं. Monuments includes समाधीज, graves, वीरगाला and building include palaces, ministerial mansions, queen's quarters जिसे रानीवासा भी कहते हैं, and also house of common peoples. तो मॉन्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, समाधि मालूम है आपको, समाधि आती है, ग्रेव्स आपको आते हैं, वीरगाला मालूम है आपको, वीरगाला भी आता है. वीरगाला यानी कि आप इधर पिक्चर देख सकते हो, वीरगाला को पहले लोगों को दफन किया जाता है उसमें, फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा जो पत्थर होता है उन पर उनकी ड्राइंग बनाई जाती है. तो फ्रेंड्स उसे वीरगाला कहते हैं. और बिल्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती है, पैलेसेस आते हैं जो महल होते हैं, मिनिस्ट्रियल मैंशंस आते हैं, क्वीन क्वार्टर्स यानी कि रानीवासा वो भी आते हैं, और जो कॉमन पीपल जो सब पीपल्स के हाउसेस हैं वो भी आते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स के हाउसेस हैं वो भी आते हैं. दे ऑल प्रोवाइड इंसाइट अबाउट दैट पीरियड. तो ये जो रिटन सोर्सेस है जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, कॉमन पीपल्स हाउस, क्वींस क्वार्टर्स, रानीवासा, ये सारी चीज़ हमें क्या बताती है, वो जो समय था उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इन सारी चीज़ों से. Looking at them, we come to know about the development of architecture, the economic condition, the quality of art, style of the building construction, and people's standard of living in that particular period. तो friends देखो ये सारी चीज़ों से मैंने बोला आपको हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो समय के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, पिछले समय के कैसे मिलती है, उनको देखने से हमें ये मालूम पड़ता है कि
वो समय में का कैसे आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ था, यानी कि कंस्ट्रक्शन का स्टाइल कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पैसे की कंडीशन कैसी थी, क्या वो ज़्यादा रिच थे, घरों को देखने से मालूम पड़ता था। द क्वालिटी ऑफ आर्ट, उनके पास कितनी अच्छी क्वालिटी थी आर्ट की, घरों को बनाने की, कार्व करने की। स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो कैसे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, क्या उनका स्टाइल था कंस्ट्रक्शन करने का, बनाने का। पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो ज़माने में पीपल्स कैसे रहते थे, उनके घरों को हमें देखकर मालूम पड़ जाता था पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से, पर्टिकुलर समय के हिसाब से। ओके, तो मटेरियल सोर्सेज में क्या आता है? मटेरियल सोर्सेज यानी कि जैसे कि मैंने बोला फिजिकल सोर्सेज, जिसे हम छू कर देख सकते हैं। तो मटेरियल सोर्सेज में आते हैं मेमोरियल्स। मेमोरियल्स यानी कि जिन्हें हम याद में बनाते हैं, जैसे कि ताजमहल, वो भी मटेरियल सोर्स में आता है। और बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स होते हैं वो भी मटेरियल सोर्स में आता है। केव स्कल्पचर्स, केव यानी कि जो केव्स गुफाएं होती हैं, उनके स्कल्पचर्स जो होते हैं वो भी मटेरियल सोर्स में आता है। और इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो कॉइन पर, जो वॉल्स पर लिखा जाता है, जो लिखा जाता है घिस कर, उन्हें हमें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। कॉइन्स यानी कि जो सिक्के। कॉपर प्लेट्स यानी कि जो कॉपर की प्लेट्स पर या कॉपर के जो शीट होते हैं पत्थरों पर, वो जिन पर हम कुछ लिखते हैं इन्फॉर्मेशन, उसे कॉपर प्लेट्स कहते हैं। फोर्ट्स यानी कि जो किले होते हैं उन्हें, ये सारे मटेरियल सोर्स में आते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री, कैसे कॉइन्स हमारे हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं? देखो, अभी हम बोल रहे हैं कि कॉइन भी एक मटेरियल सोर्स है, कॉइन से भी हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है, पर कैसे हमें कॉइन से हिस्ट्री मालूम पड़ती है, कैसे पहले के कॉइन्स मिलने से हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। लेट्स लर्न, तो अभी पढ़ते हैं हम। सिंस एंशियंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना एंड रुपी वेर यूज्ड। तो एंशियंट समय में यानी कि पहले के समय में कौन से कॉइन्स, कौन से सिक्के यूज़ किया जाते थे? जैसे कि कवड़ी, दमड़ी, ढेला नाम की, और पई और पैसा, आना और रुपीस, ये सारे कॉइन के नाम है। ओके, जैसे कि हमारा 1 रुपया होता है, वैसे कवड़ी, दमड़ी, ये सारे कॉइन के नाम है। ओके, ये यूज़ किए जाते थे, ये सारे कॉइन को यूज़ किया गया है पहले के हिस्ट्री में, पहले के समय में। सम लोकल आइटम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो कुछ आइटम्स और कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें हमें दी गई है इधर, वो हम देखेंगे। जैसे कि 1 फुट की कवड़ी देनार नाही, ये देखो, ये मराठी की एक ये प्रोवर्ब्स है जिसमें हमने देखा कि क्या है प्रोवर्ब्स, 1 फुट की कवड़ी देनार नाही। हियर फुट की कवड़ी मीन्स द लोवेस्ट बिट ऑफ मनी। तो फुट की कवड़ी का मतलब क्या है इधर? फुट की कवड़ी यानी कि एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा पैसा। लोवेस्ट बिट यानी कि एक तरीके से एक टुकड़ा, तो एक छोटा सा पैसा, एक छोटा सा टुकड़ा भी, मैं लोवेस्ट पार्ट भी नहीं देने वाला तेको, एक पैसे का वो है, मीन्स कुछ नहीं मिलने वाला तेको। और 16 आना सच, तो 16 आना यानी कि 1 रुपये जैसा ही था आना जिसे कहते हैं। तो अभी जैसा 1 रुपीज़ है वैसा आना था वो समय में। 16 आना सच यानी कि मीन्स 100% ट्रू। 16 आना सच का मतलब क्या है? 100% ट्रू। जब आपका फ्रेंड्स कोई भी सही एकदम एक्यूरेट बात कहता है तो आप कहते हो कि 16 आना सच है तेरी बात, मतलब 100% तेरी बात सही है। तो इससे हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है कि वो समय में ये कॉइन्स का उपयोग किया जाता था, और वो कॉइन्स पर रूलर्स के नाम होते थे, और कौन से मटेरियल से वो कॉइन बना है वो सब हम पढ़ेंगे अभी आगे। द कॉइन मेड बाय डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कॉइन जो डिफरेंट रूलर्स, जो महाराजा जो राज करते हैं उन्हें रूलर्स कहते हैं। तो जो कॉइन्स अलग अलग रूलर से बनाए गए हैं मेटल यूज़ कर, जैसे कि कोई कॉइन्स गोल्ड के होते थे, कोई सिल्वर के होते थे, कोई कॉपर के होते थे, ये सारे जो कोई भी मेटल के बने हुए कॉइन्स, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी वो पीरियड की। तो देखो, अगर एंशियंट पीरियड के कॉइन्स होंगे तो हमें एंशियंट पीरियड के बारे में नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वैसे ही अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर पीरियड वी गेट नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फ्रॉम पर्टिकुलर कॉइन वी गेट नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर पीरियड। तो पर्टिकुलर कॉइन से हमें पर्टिकुलर पीरियड के बारे में नॉलेज मिलती है।
तो कैसे, देखो अभी डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स ने बनाए हैं, जैसे कि अलग अलग मटेरियल यूज़ कर तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो वो हमें मालूम पड़ता था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। फ्रॉम दिस कॉइन वी लर्न अबाउट द रूलर्स। तो इस कॉइन से हमें क्या मालूम पड़ता था वो समय का, तो इस कॉइन से हम रूलर्स के बारे में भी पढ़ सकते थे। रूलर्स यानी कि कौन राज कर रहा है, क्योंकि वो कॉइन्स पे वो राजाओं की फोटो भी आती थी, इमेज भी आता था, या तो उनका नाम भी होता था। वो हमें उन कॉइन से मालूम पड़ता था कि कौन से रूलर ने इसे बनाया है। देयर पीरियड, वो पीरियड के बारे में मालूम पड़ता था कि वो कौन से पीरियड में वो राजा रूल कर रहा है, राज कर रहा है। गवर्नेंस, उधर की गवर्नेंस के बारे में मालूम पड़ता था। रिलीजियस आइडिया, क्योंकि कुछ कुछ कॉइन पर रिलीजियस यानी कि भगवानों की फोटो भी लगाई जाती थी, जिससे हमें रिलीजियस आइडियाज़ भी मिलते थे। पर्सनल डिटेल्स, तो उससे हमें पर्सनल डिटेल्स भी मिलती थी, जैसे कि वो जो कॉइन जिस ईयर में बना था उस ईयर का वो डेट लिखा हुआ होता था, और राजा का नाम लिखा हुआ होता था, वो पीरियड का नाम लिखा हुआ होता था, जिससे हमें पर्सनल डिटेल्स भी मालूम पड़ते थे, और एक्सेट्रा। ऐसे हम हिस्ट्री को कॉइन्स के थ्रू पहचानते हैं। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलिंग एट द टाइम। तो हमें मालूम पड़ता था कि फाइनेंशियल कॉइन से हमें यह भी मालूम पड़ता था कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि पैसों का लेन देन करना, माल एक जगह से दूसरी जगह भेजाना, और इकोनॉमिक कंडीशन, कैसा पैसा स्ट्रॉन्ग था वो समय में, कैसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो समय की, वो टाइम की, जो टाइम का हमें कॉइन मिला है उसकी हिस्ट्री हम बता सकते हैं कॉइन को देखकर। कैसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पता कर सकते हैं, देखो अगर ये कॉइन मुझे इधर भी मिला है और कोई दूसरी जगह भी मिला है, सेम कॉइन है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इधर से वो जगह माल क्या होता था, लेन देन होता था। मतलब इधर का कॉइन उधर भी दिया गया था, माल लेकर पैसा दिया गया था, इसका मतलब इधर से उधर तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा था, यानी कि लेन देन हो रहा था। ऐसे हम पता कर सकते हैं। ओके, वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटोलॉजी हैड एडवांस इन दैट पीरियड। We also see how far metallurgy had advanced in that period. तो हमने वो भी देखा कि कैसे मेटोलॉजी एडवांस्ड हो गई है वो पीरियड में, मेटल का यूज। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर और शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली, वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेट ऑफ दोज डेज। तो देखो फ्रेंड्स, तो कॉइन्स से हमें ये कॉइन्स पर जो राम सीता के इमेजेस यानी कि फोटो होती है एम्परर अकबर के समय पर, और जो शिवा पार्वती के इमेजेस होते हैं हैदर अली के कॉइन पर, तो वो उससे हमें रिलीजियस के बारे में पता चलता है कि कैसे रिलीजियस था वो समय में, कैसे भगवान को भी माना जाता था वो समय में। ओके, तो राम सीता के हमें इमेजेस दिखाई देते थे एम्परर अकबर के कॉइन्स पर, और शिवा पार्वती के इमेजेस हमें हैदर अली के कॉइन्स पर दिखाई देते थे। इससे हमें रिलीजियस में क्या कोरिलेशन था वो भी हमें मालूम पड़ता था वो दिनों में। The Peshwas used the Arabic और Persian language on their coins। तो हमें लैंग्वेज के बारे में भी कॉइन से मालूम पड़ता था। तो पेशवास पीरियड में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, अरेबिक और पर्शियन, ये दोनों लैंग्वेज है उनके कॉइनों पर यूज होती थी। दिस थ्रोस लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज वो पीरियड में यूज होती थी। एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या, कार्व करना, घिसना, घिस कर कुछ लिखना, स्टोन पर या दीवारों पर, पत्थर पर या दीवारों पर लिखना, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन दी, तो फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन दी बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर। तो देखो जो इंस्क्रिप्शन हमें बृहदीश्वरा टेम्पल में मिला था, ये एक टेम्पल का नाम है बृहदीश्वरा टेम्पल, जो कि तंजावुर सिटी में है। मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्या, राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादवा किंग हैव बीन फाउंड। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं चालुक्या के समय के। तो वो चालुक्या जो पीरियड है, चालुक्या पीरियड, राष्ट्रकूटा पीरियड, चोला पीरियड और यादवा किंग के पीरियड के समय में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं। एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखो इंस्क्रिप्शन एक ऐसा
हिस्ट्री का सोर्स है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिलायबल है। तो रिलायबल यानी कि जेन्युइन, एकदम रियल है, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं वो पहले समय लिखे गए होते हैं, और जो पहले समय लिखा गया था वो एकदम राइट ही होता है, क्योंकि वो उन्होंने अपने आँखों से देखकर लिखा है, वो पीरियड के बारे में लिखा है। इसीलिए इंस्क्रिप्शन जो है रिलायबल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का, जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फ्यूचर लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड। तो देखो इंस्क्रिप्शन जो है हमें क्या समझने में, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फ्यूचर लाइफ। तो इंस्क्रिप्शन हमें किस चीज़ को समझने में हेल्प करता है? लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है, उनकी क्या लैंग्वेज थी, उनका स्क्रिप्ट कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी सामाजिक लाइफ कैसी थी, और वो पीरियड की। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नॉन एज कॉपर प्लेट्स। तो इंस्क्रिप्शन जो कॉपर की शीट्स, कॉपर के पत्रों पर जो लिखा जाता था वो उसे हम कॉपर प्लेट्स कहते थे। और रॉयल एडिक्ट्स यानी कि क्या, जो भी कोई अथॉरिटी होती थी, ऑफिशियल अथॉरिटी होती थी, अगर कोई रूल बना देती थी, वो रूल वो बनाती थी, तो उसे हम लिखते हैं तो उसे रॉयल एडिक्ट कहते हैं, एडिक्ट्स। वर्डिक्ट्स यानी कि क्या, कोई जज, कोई भी जज कोई भी फैसला होता है, कोई भी डिसीजन होता है जो वो सुना देते हैं, तो वो लॉ लिखते हैं तो उसे वर्डिक्ट्स कहते हैं। एक्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट्स, जब ये भी कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स अभी डू यू नो, क्या आपको मालूम है चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क्यूज, आइगरीज, दरगाहs, मुगबाराज, गुरुद्वाराज, मॉन्यूमेंट्स, क्लब्चर्स, वेल्स, मिनीरेट्स, विलेज boundaries and gates, weapons, utensils, ornaments, clothes, decorative articles, toys, implements, musical instruments and all are material source of history। तो जो भी चीज़ों को, जैसे कि हमारे फर्स्ट कैटेगरी में कौन से आ गए, जो भी मॉन्यूमेंट, जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि टेम्पल्स, अभी टेम्पल्स होते हैं, दरगाहs भी होती है, मस्जिद भी होती है, चर्चेस भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाती है, हमारी मटेरियल सोर्स में आती है। और मॉन्यूमेंट आते हैं स्कल्पचर्स, वेल यानी कि कुएं, गांव, सिटी, बाउंड्रीज, गेट्स, वेपन्स, हथियार, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, कपड़े, जिन्हें हम फिजिकल्स, डेकोरेटिव जो सजाने के आर्टिकल्स होते हैं, खिलौने, म्यूजिकल के इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे जो चीज़ों को हम छू कर देखते हैं ये होते हैं मटेरियल सोर्स में। ओके, तो हमारा मटेरियल सोर्स इधर खत्म होता है। उससे पहले हम ये दो देख लेते हैं पिक्चर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अ कॉइन ऑफ द पेशवा पीरियड, तो पेशवा पीरियड के कॉइन आपको इधर दिख रहे हैं। अ कॉइन ऑफ हैदर अली, तो हैदर अली के जो कॉइन है वो आपको इधर दिख रहे होंगे। तो ये लैंग्वेज इन पर लिखा गई है, अरेबिक लैंग्वेज पे। तो इससे हमें अरेबिक लैंग्वेज और जो पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज इन पर लिखी गई है, तो वो हमें मालूम पड़ता है। तो हमारा मटेरियल सोर्स जो एक टॉपिक था वो खत्म हो गया। सेकेंड टॉपिक जो है हमारी रिटर्न सोर्स है। तो फ्रेंड्स अभी हमने मटेरियल सोर्स के बारे में पढ़ा, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न सोर्स के बारे में। तो रिटर्न सोर्स यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हिस्ट्री के बारे में, जो रिटर्न चीज़ें होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स। तो देखो, we learn about significant historical events in the medieval period from sources like the writing styles of scripts like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. तो देखो, जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में, जो घटनाएं पहले घट चुकी है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो कहाँ से हम पढ़ते हैं? हमारी बुक से। तो ये जो बुक है वो भी एक टाइप की रिटर्न सोर्स है, जहाँ से हमें हिस्ट्री मालूम पड़ रही है। तो ये भी क्या है? एक रिटर्न सोर्स है। अभी हम ये बुक से पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री की, तो ये भी क्या है? एक रिटर्न सोर्स है, जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं। तो वही बोला गया है। तो जब भी हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में मालूम पड़ता है कि वो समय में क्या हुआ था, वो हमें किससे मालूम पड़ता है? ये सारी जो लैंग्वेजेस है, देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी, ये सारे लैंग्वेजेस के नाम हैं। और डिफरेंट लैंग्वेजेस है बहुत सारे, जिससे हमें वो समय में हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो घटनाएं पहले घट चुकी थी हिस्ट्री में, वो पता चलता है। तो फ्रेंड्स, तो ये हमें किससे मालूम पड़ता है? रिटर्न सोर्स से। ओके, तो रिटर्न सोर्स से हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हम
पढ़ते हैं। राइटिंग स्टाइल, तो जैसे कि बुकों में स्क्रिप्ट लिखी गई है हिस्ट्री के बारे में, तो जो स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी वो समय में, वो पढ़ने से रिटन सोर्स से हमें मालूम पड़ता है। और कैसे, कौन सी लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट लिखी थी? देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोडी, ये लैंग्वेजेस है। एज ऑल्सो मैनी वेराइटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है, जिससे हमें किसके बारे में मालूम पड़ता है? हिस्ट्री के बारे में। तो भुर्जा पत्रास, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ट्रीटाइजेस, एडिक्ट्स, डिक्रीज। तो हमें जो रिटन सोर्स है हिस्ट्री से, वो कहाँ से, हमें रिटन सोर्स कहाँ से मिलता है? जो भी राइटिंग स्टाइल होता है, लिखने से हमें वो ज़माने के बारे में मालूम पड़ता है, वो समय के बारे में मालूम पड़ता है। भुर्जा पत्रास यानी कि क्या फ्रेंड्स? भुर्जा पत्रास यानी कि एक टाइप के प्लांट्स है जिसका नाम है भुर्जा, और उसके जो लीव्स पर मंत्रास लिखे जाते हैं या कुछ लिखा जाता है डिटेल, तो उसको पढ़ने से भी हमें वो समय की हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। वो भी भुर्जा पत्रा आ गया। रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि क्या? ये जो हमारे रिलीजियस कुरान जो है, और ये सारे जो बुक्स है, होली बुक, बाइबल, इस सारे चीज़ों से हमें क्या, ये हमारे रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, इनसे भी हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। ट्रीटाइसेस यानी कि क्या? ट्रीटाइसेस यानी कि कोई एग्रीमेंट होता है, वो पढ़ने से भी हमें हिस्ट्री के बारे में मालूम पड़ता है। एडिक्ट्स यानी कि क्या? कोई ऑफिशियल अथॉरिटी कुछ अगर रूल ला देती है, तो वो रूल को लिखते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी, तो उसे हम एडिक्ट्स कहते हैं। डिक्री यानी कि क्या? अगर कुछ लॉ आ जाता है कल के दिन, तो वो लॉ को लिखा जाता है, वो डिक्री होता है। तो वो लॉ लिखने से, तो वो समय में कौन से लॉज थे, वो समय में कौन सी रूल थे, वो सारे जो लिखे होते हैं, उससे हमें रिटन सोर्स कहा जाता है, उससे भी हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है। बायोग्राफीज यानी कि क्या? जब इंसान की पूरी लाइफ के बारे में लिखा जाता है बायोग्राफी, उससे हमें वो हिस्ट्री मालूम पड़ती थी कि कैसे वो इंसान होते थे, उनकी बायोग्राफी के बारे में। पेंटिंग्स से भी हमें मालूम पड़ता है कि कैसे पेंटिंग्स होते थे वो समय में, क्या पेंटिंग के थ्रू हमें बताने की कोशिश हो रही है, तो उससे भी हमें रिटन सोर्सेस है, इससे हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है, इससे हम हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। We can gather information about the food items, attire, conventions and rules of। तो फ्रेंड्स, जो रिटन सोर्स होता है उससे हम कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं? वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, attire, conventions and rules of the conduct of the people, festivals and about people's life etc। तो रिटन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फूड आइटम्स के बारे में। फूड के जो आइटम्स होते हैं डिफरेंट टाइम्स के, वो कौन से फूड खाते हैं, वो उनके बारे में। अटायर यानी कि उनके क्या कपड़े लत्ते, क्या कौन से कपड़े वो यूज़ करते हैं, कौन से कपड़े वो पहनते हैं। कन्वेंशंस, उनके काम करने के तरीके। एंड रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पीपल्स, और वो क्या रूल्स कंडक्ट करते हैं पीपल्स पर। फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ, तो हम फेस्टिवल्स के बारे में भी जान सकते हैं रिटन सोर्सेज से, और पीपल्स की लाइफ में, पीपल्स की ज़िंदगी के बारे में भी जान सकते हैं, और बहुत सारी एक्सेट्रा फ्रॉम दिस सोर्सेज। तो ये सोर्सेज से सोर्सेज ऑफ दिस टाइप्स आर कॉल्ड रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये टाइप के सोर्सेज को हम रिटन सोर्सेज कहते हैं, जो कि हो जाएंगे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बायोग्राफी, डिक्री, एडिक्ट्स, ट्रीटीज़, ये सारे पेंटिंग्स, ये सारे हमारे रिटन सोर्स में आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स, तो ये भी रिटन सोर्स में आता है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग, यानी कि किंग्स के जो कोर्ट्स होते हैं जहाँ जजमेंट लिया जाता है, जहाँ डिसीजन लिया जाता है, तो उधर जो भी डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं कि क्या क्या कोर्ट ने, क्या क्या जज ने बोला, कि क्या गवाही किसने दी, वो सब जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो भी रिटन सोर्स में आते हैं। जीनियोलॉजिस्ट, शाखावली, जीनियोलॉजिस्ट यानी कि क्या? जो किसी वंश के राजाएं होती हैं, तो उन राजाओं के लाइन बाय लाइन जो राजाएं आते हैं, उन्हें जीनियोलॉजिस्ट कहते हैं। और शाखावली भी उन्हें कहते हैं, जैसे कि लाइन, शाखावली मीन्स लाइन। तो देखो, पहले जिस वंश का सबसे पहले राजा से लेकर उसके बाद कौन सा राजा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, वैसे क्रोनोलॉजिकली एक लाइन बाय लाइन उसे शाखावली कहते हैं। जैसे कि कोई वंश का एक पहला राजा, उसके बाद कौन सा राजा आया, फिर उसके बाद कौन सा राजा आया, उसको हम जीनियोलॉजिस्ट, शाखावली भी कहते हैं। करस्पॉन्डेंस, डिस्पैचेस,
करस्पॉन्डेंस डिस्पेंसेंस यानी कि क्या, करस्पॉन्डेंस यानी कि कन्वर्सेशन। जैसे कि देखो, एक राजा ने अभी दूसरे राजा को लेटर लिख कर दिया और उसमें कुछ बताया, तो उनका वो क्या है, करस्पॉन्डेंस है, कोरिलेशनशिप है, ये उनका क्या है, कन्वर्सेशन है। डिस्पैचेस भी उसे ही कहते हैं। वो ये सारे रिटर्न सोर्सेस में आते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डेंस के लिए एक राजा को दूसरे राजा से बात करने के लिए लेटर भेजना होता है। तो ये जो उनकी कन्वर्सेशन का टाइप है, ये भी रिटर्न सोर्स में आया। और रिटर्न सोर्स में क्या क्या आया, जुडिशली वर्डिट्स। जुडिशियल वर्डिट्स यानी कि क्या, जो भी जुडिशियल वर्डिट्स यानी कि जो भी जज हमारे डिसीजंस लेते हैं, वो लॉ को हम जो लिखते हैं, डिसीजन जो लिए हैं, उसे जुडिशियल वर्डिट्स कहते हैं। ऑर्डर्स, जो भी कमांड्स होते हैं, वो ट्रीटीज यानी कि क्या, ट्रीटीज यानी कि एग्रीमेंट जो होता है, वो भी रिटन सोर्स में आता है। बायोग्राफीज यानी कि कोई इंसान के पूरे लाइफ के बारे में लिखते हैं, कैसे उसकी सक्सेस के बारे में, जो भी, उसे बायोग्राफीज कहते हैं उसके बारे में। और रिटन सोर्स में कौन सी चीज़ आई, ट्रैवल लॉग्स और फॉरेन ट्रैवलर्स। तो फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि क्या, जो कोई भी फॉरेन के पीपल्स हमारे इंडिया कंट्री में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रैवलॉग्स लिखते हैं। ट्रैवलॉग्स यानी कि क्या, जो भी हमारे इंडिया में उन्हें अच्छा लगता है, वो अपनी एक बुक में जो भी इंडिया की खासियत के बारे में, जो भी इंडिया में वो देखते हैं, ग्राउंड्स, उन सब के, क्लाइमेट के बारे में, फोरकास्ट के बारे में, वेदर के बारे में, वो सब लिखते हैं अपना इंडिया के बारे में। तो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, वो ट्रैवलॉग्स लिखते हैं, उससे भी हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है, वो भी आ गए रिटन सोर्स में। क्रोनिकल्स और तवारीख एक्चुअली एक ही है। क्रोनिकल्स और तवारीख क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं पास्ट इवेंट्स का, पूरा स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजिकली, एक के बाद एक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। तो ये पीरियड के समय में, मिडिवल पीरियड में, जो ट्रैवलर्स है दूसरे कंट्री के, वो इंडिया में आए। दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स और अकाउंट ऑफ द ट्रैवल्स। तो उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, क्या क्या उन्हें देखा, वो ट्रैवलॉग्स उन्होंने लिखे इंडिया में। सम ऑफ देयर आर अल बायरूनी, IBN बतूटा। तो फ्रेंड्स, जो कुछ ट्रैवलॉग्स थे, सम ऑफ देयर आर, कुछ ट्रैवलॉग्स जो आए थे, फॉरेन के ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए, उन्होंने अपना ट्रैवलॉग्स लिखा। जो ट्रैवलर्स थे उनमें से कुछ का एग्जांपल्स दिया है, जैसे अल बिरूनी, IBN बाटूटा, निकोलाओ मुनुची, ये सारे ट्रैवलर्स का नाम दिया गया है जो आए थे और अपना ट्रैवलॉग्स लिखे थे कि क्या क्या उन्हें इंडिया में दिखा, वो सब उन्होंने लिखा। क्लाइमेट के बारे में लिखा, उसे ट्रैवलॉग्स कहते हैं। ये भी एक रिटन सोर्सेस है जिससे हमें हिस्ट्री मालूम पड़ती है वो समय की। अभी बाबुर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, कंपोज्ड बाय द पोएट Paramanand, as well as the various other biographies of different rulers and their correspondence help us to understand the policy and administrative system of the rulers and their diplomatic relation with the others. तो देखो, जो बाबर्स की बायोग्राफी थी, श्री शिव भारत और संस्कृत बायोग्राफी जो शिवाजी महाराज की थी, वो किसने लिखी थी, किसने कंपोज किया था उसे, परामानंद। जो परामानंद है, ये जो पोएट है, उन्होंने लिखा था। और दूसरे बायोग्राफीज, दूसरे रूलर्स की भी बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी। और एंड देयर करस्पॉन्डेंस, और उनके करस्पॉन्डेंस, उनके कोरिलेशन, उनके कन्वर्सेशन से, उनके लेन देन से, उनसे हमें वो मालूम पड़ता था कि वो हमें इनके करस्पॉन्डेंस, इनका जो करस्पॉन्डेंस था वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता था, पॉलिसीज़ और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थे, उनकी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ को हेल्प अंडरस्टैंड, समझने के लिए। और ऑफ द रूल्स एंड द उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के रूल्स और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो उनके फॉरेन पॉलिसीज़ के रिलेशंस है, वो हमें समझने के लिए हेल्प करता था करस्पॉन्डेंस। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। तो तवारीख और तारीख मीन्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक के बाद एक। तो पहले कौन सा इवेंट हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, वो सीक्वेंस, उनका सीक्वेंस बनाए रखना, वो उसका तवारीख और तारीख का मीन्स है सीक्वेंस, एक के बाद एक, लाइन वाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, उसका मतलब है तवारीख और तारीख। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी
फ्रेंड्स, तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। तो इन्होंने जो तवारीख लिखी थी, कौन से इवेंट्स हुए थे एक के बाद एक सीक्वेंस में, यानी कि एक के बाद एक सीक्वेंस, यानी कि क्या, एक के बाद एक लाइन वाइज। तो इन्होंने जो तवारीख लिखी थी कि कैसे घटनाएं घटी, तो अल बरूनी, जियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याह्या बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीम सक्सेना, ये सारे अवेलेबल है अभी भी। भकर इज अ टाइप ऑफ क्रोनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। तो भकर क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, भाकर जो है एक टाइप का क्रोनिकल है जो महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करता है। क्रोनिकल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्या आप रिमेंबर किए हो? यही चैप्टर में मैंने बताया था। तो क्रोनिकल मतलब जो इवेंट्स पास्ट में हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, लिखकर एक में पेज में होता है क्रोनिकल। तो क्रोनिकल भी एक टाइप का भाकर है। सो भाकर भी एक टाइप का क्रोनिकल है जो पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स रखता है कि कौन से पास्ट इवेंट्स हुए थे, कौन से घटनाएं हुई थी, उनको लिखकर रखा जाता है भाकर में भी, और उसे ही क्रोनिकल भी कहते हैं। क्रोनिकल भी पास्ट इवेंट्स के जो घटनाएं पहले घट चुकी थी उनके रिकॉर्ड लगता है कि कैसे वो घटना घटी थी, क्यों घटी थी, कैसा हुआ था वो घटना में। तो वही भाकर भी है, एक टाइप का क्रोनिकल ही है जो महाराष्ट्र में ओरिजिनेट करता है। क्रोनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट्स लाइक कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशन एक्सेट्रा। तो क्रोनिकल से हमें क्या समझ में आता है? क्रोनिकल्स जो पास्ट के इवेंट्स, जो पास्ट की घटनाओं का रिकॉर्ड रखा गया है, उससे हमें क्या मिलता है? वो समय में कैसे पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रहे थे, वो समय में कैसी पॉलिटिक्स हो रही थी। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन करने के लिए, लेन देन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। कल्चरल लाइफ यानी कि क्या, उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, सोशल कंडीशंस कैसे थे, उनके सामाजिक कंडीशन कैसे थे, सोसाइटी कैसी थी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ हम समझ में आती है क्रोनिकल से। Many of the chronicles in Marathi were written many years after the events that had occurred. तो जो मराठी के chronicles है, many of the chronicles in Marathi, तो जो chronicles मराठी में लिखे गए हैं, जो past events का रिकॉर्ड मराठी में लिखा गया है, वो जो घटना घटने के कई साल बाद लिखा गया है। तो जो बहुत सारे क्रोनिकल्स जो लिखे हैं, जो पास्ट इवेंट्स के रिकॉर्ड्स कि ऐसे ऐसे घटना घटी थी मराठी में, वो घटना घटने के कई साल बाद लिखे गए हैं, बहुत सालों बाद लिखे गए हैं। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिले ऑन हियर से। मतलब इससे हमें क्या समझ में आता है? बहुत साल बाद लिखे गए हैं घटना घटने के बाद। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि ये जो क्रोनिकल लिखे गए हैं मराठी में, वो सुनकर लिखे गए हैं। हियर से यानी कि किसी दूसरे पीपल से हमें सुनकर हमने ये लिखा है, क्योंकि जब घटना घटी थी तब तो हमने नहीं लिखा, ये मीन्स हमने देखकर नहीं लिखा। तो बहुत साल बाद लिखा है, मतलब ये जो क्रोनिकल्स मराठी में लिखे गए हैं वो बहुत साल बाद लिखे गए हैं, मतलब हमने किसी से सुनकर ये घटना लिखी गई है। सम ऑफ दिस क्रोनिकल्स आर, तो कुछ क्रोनिकल्स के बारे में बताया गया है इधर। तो फ्रेंड्स, some of these chronicles are महिका वातीची बखर, सभासाद बखर, चितनी साची बखर, भाऊ साहेबाची बखर। तो ये कुछ भकरों का नाम दिया गया है, भाकर का नाम। तो कुछ क्रोनिकल्स का नाम दिया गया है। कुछ क्रोनिकल्स कैसे हैं? महिका वातीची बखर, ये आपको नाम याद रखना है। सभासाद भकर, चितनी साची भकर और भाऊ साहेबाची भकर एक्सेट्रा, ये नाम याद रखने हैं। आपको नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। तो कुछ क्रोनिकल्स का नाम है ये। द वर्क ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक्स रॉबर्ट एम.सी. स्प्रैरेंजल एंड ग्रांड डफ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो इनके जो द वर्क ऑफ कंटेम्पररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस, तो जो हमारे वो समय के वेस्टर्न हिस्टोरियंस जो है, जैसे कि रॉबर्ट एम.सी. स्प्रैरेंजल और ग्रैंड डफ, ये इनका जो काम इन्होंने किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, डू दिस, ये आपको करना है।
मेक अ कलेक्शन ऑफ पोवाडास ट्रिबल सॉन्ग्स, तो आपको कलेक्शन करना है पोवाडास और ट्रिबल सॉन्ग्स का। प्रेजेंट दैम इन द कल्चरल प्रोग्राम्स अरेंज इन योर स्कूल, तो इनको आपको प्रेजेंट करना है, दिखाना है, गाना है कल्चरल प्रोग्राम्स में जो आपके स्कूल में अरेंज किए गए हैं। ओरल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा रिटन सोर्स हो चुका है, अभी ओरल सोर्स। ओरल सोर्स क्या है? वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लॉक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो देखो ओरल सोर्स हमें कैसे मालूम पड़ते हैं हिस्ट्री, तो देखो वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ। फोक लाइफ यानी कि पीपल्स के लाइफ के बारे में हम समझते हैं। फोक लिटरेचर, तो फोक लिटरेचर यानी कि क्या, हमारे परदादा ने हमें बताया और हमने हमारे परदादा ने हमारे मम्मी लोग को बताया और मम्मी लोग ने हमें बताया, हमने हमारे बच्चों को बताया, हमारे बच्चों ने उनके बच्चों को बताया। तो ये जो है जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशनली पास हो रहा है, रीति रिवाजों जैसा ट्रेडिशनली पास हो रहा है वो। तो इससे हमें पता चलता है, ये ओरल सोर्स से हमें पता चलता है कि कैसे पीपल्स की लाइफ वो समय में थी। ओके, ये जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुए हैं। सम एग्जाम्पल्स आर ओवेस, फोल्क सॉन्ग, पोवाडास, फोक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे कि ओवेस, फ्लॉक सॉन्ग, पोवाडास, फ्लॉक टेल्स, लेजेंड्स एंड मिथ्स। तो ये एग्जाम्पल्स है हमारे ओरल सोर्स के। ये आपको आ सकता है राइट सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल सोर्सेज, तो आपको ये लिखना है। सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये सोर्सेज को हम ओरल सोर्सेज कहते हैं जिन्हें हम सुनकर हिस्ट्री को पहचानते हैं। तो ओरल सोर्सेज में क्या क्या आता है? फोक सॉन्ग्स आते हैं, कथा आते हैं, श्लोकास आते हैं, अभंगास आते हैं, पोवाडास आते हैं, प्रोवर्ब्स आते हैं, लेजेंड्स आते हैं, मिथ्स आते हैं। ओके, हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन्ड अबव। तो हमारा ओरल सोर्स भी हो गया है, ओरल सोर्स एकदम छोटा था। तो हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन्ड अबव। तो हिस्ट्री को हम 3 सोर्सेज पर लिखते हैं, रिटन सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज और ओरल सोर्सेज के ऊपर। ओके, इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट्स गोइंग ऑन कंटिन्यूसली। तो हिस्ट्री को लिखने के बाद भी उन सोर्सेज पर रिसर्च कंटिन्यूसली अभी भी जारी है और चलते रहती है। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन केम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। अगर रिसर्च में अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए सोर्सेज हमें मिलते हैं, कुछ नए चीज़ें हमें मिलते हैं, तो ये रिसर्च से तो हम हिस्ट्री को क्या करते हैं, वापस से रिटर्न करते हैं और अपना करेक्शन करते हैं, वापस से लिखते हैं। वी कैन सी दैट आर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो हमने देखा कि हमारी जो हिस्ट्री बुक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं और हमारे मम्मी पापा की और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, वो उनमें थोड़ा सा चेंजेस है, कहीं कहीं बड़े बड़े चेंजेस है और कहीं कहीं छोटे छोटे चेंजेस है। ओके, इसीलिए अगर हिस्ट्री में कुछ भी रिसर्च में वापस से, अभी ये हिस्ट्री लिखी गई है ये बुक, अगर अभी रिसर्च वापस से चल रही है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो अगर कुछ उन्हें मिलेगा नया, कुछ प्रूफ्स मिलेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो ये बुक को क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे और थोड़े से चेंजेस इसमें लाएंगे। ओके, ये बुक थोड़े साल बाद इसमें कुछ आपको चेंजेस लगेंगे। अगर ये बुक आप अभी पढ़ रहे हो और थोड़े साल बाद पढ़ोगे, जब आप बड़े हो जाओगे, 15th स्टैंडर्ड में जाओगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, अगर ये बुक आप 7th स्टैंडर्ड की पढ़ोगे हिस्ट्री की, तो कहीं कहीं आपको चेंज ज़रूर दिखेगा। तो हिस्ट्री में जैसे ही अगर रिसर्च होती है, अगर कुछ हमें नहीं मिलता है, तो उसमें हिस्ट्री को रिटर्न भी लिखा जाता है, वापस लिखा जाता है। डू यू नो द पोवाडास ऑफ तानाजी? तो ये तानाजी का पोवाड़ा है, आप पढ़िए, इसमें कुछ पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, इसीलिए मैं वो आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगा। चैप्टर पर आते हैं। से योर से सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रिजर्विंग सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो आपको कुछ मेजर सजेस्ट करने जिससे हम जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को बचा रख सकें, प्रिजर्व कर सकें। तो इवैल्यूएटिंग द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को इवैल्यूएटिंग करना, तो इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो देखो ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो रिटर्न सोर्स है, मटेरियल सोर्स है और ओरल सोर्स है, इनको हिस्ट्री में लेने से पहले, हिस्ट्री में कंसिडर करने से पहले, लिखने से पहले, इनको यूज़ करने से पहले हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट फटक से हम नहीं ले सकते।
we need to examine the authenticity and see which are genuine and which are fake. तो ये जो sources of history, जो source हमें मिल रहे हैं सर्च करने पर, रिसर्च करने पर, तो डायरेक्टली जो सोर्सेस हमें मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री पर, वो डायरेक्टली नहीं लेनी चाहिए और हिस्ट्री में नहीं लिख देनी चाहिए. ये ऑथर्स के लिए है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली लिखेंगे तो कुछ सोर्सेज जो हमें मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट मे बी फेक ऑल्सो, वो फेक भी हो सकती है. तो पहले हमें एग्जामिन करना चाहिए, देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि वो जेन्युइन है कि रियल है कि नहीं, क्या वो फेक है. ओके, देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स. तो उनकी वो सोर्सेज की क्वालिटी भी हम चेक कर सकते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड्स की मदद से. वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम. तो देखो दोस्तों, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स. तो इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स यानी कि अपने इंटीग्रिटी यानी कि अपने काम के प्रति हॉनेस्ट. तो हमें वो भी देखना चाहिए, ये जो ऑथर ने हिस्ट्री लिखी है उसको कितना अपने काम के प्रति प्यार है, कितना अपने काम के प्रति वो इंटरेस्टेड है, उसका कितना पर्सनल इंटरेस्ट है और कितना वो सच्चा है. अगर वो सच होगा तो वो ही अपने दिल से अच्छे से हिस्ट्री लिखेगा, वरना वो बराबर से नहीं लिखेगा. तो हमें जो ऑथर ने हिस्ट्री लिखी है वो देखना पड़ेगा, उसकी इंटीग्रिटी, जो राइटर ने लिखी है उसकी इंटीग्रिटी चेक करनी पड़ेगी, उसका कितना पर्सनल इंटरेस्ट है हिस्ट्री में और कौन से पीरियड में वो रहता था और उस पर क्या पॉलिटिकल प्रेशर था हिस्ट्री लिखने के लिए. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिले ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट. तो हमें वो भी देखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसने किसी के सुनने पर हिस्ट्री ये लिखी है कि उसने खुद अपने प्रूफों से, खुद अपने एविडेंस से हिस्ट्री लिखी है. क्योंकि अगर किसी से उसने सुनकर हिस्ट्री लिखी है तो वो फेक भी हो सकती है. अगर उसने खुद प्रूफों से हिस्ट्री लिखी है, एविडेंस से लिखी है अकाउंट, तो इट इज़ करेक्ट हो सकती है. वी नीड टू कंसिडर द एग्जाग्रेशंस, मेटाफोर्स एंड अदर लिटरेचर डिवाइस दे यूज़. तो हमें वो भी देखना चाहिए कि जो ऑथर ने लिखा है हिस्ट्री वो कितना बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, कितना उसने किसके बारे में तारीफ़ की है, उसमें क्या रियली वो तारीफ़ करने के लायक है टॉपिक, या कुछ उसने ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया. तो वो सब हमें देखना चाहिए कि उसका लिखने का स्टाइल कैसा है. देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द अदर कंटेम्परेरी रिसोर्सेज. तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन को हमें वेरीफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए जो वो समय के रिसोर्सेज थे, कंटेम्परेरी रिसोर्सेज से. द इंफॉर्मेशन में भी वन साइडेड. तो वो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो वन साइडेड भी रह सकती है. कॉन्ट्रेडिक्टरी मीन्स, तो कंट्राडिक्टरी मीन्स जो देखो हिस्ट्री का मतलब ही मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स जो सोर्सेस मिले हैं हमें, जो प्रूफ्स हमें मिले हैं रिसर्च करने पर, चाहे वो कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स जो दूसरों ने लिखी है हिस्ट्री, वही टॉपिक पर जो दूसरों ने हिस्ट्री लिखी है उससे इसकी हिस्ट्री क्या मिलती जुलती है या कॉन्ट्राडिक्टरी है. कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्या उनसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्या इसने कुछ अलग ही लिखा है ये राइटर ने. और एग्जाग्रेटेड, कितना उसने बढ़ा चढ़ा कर बोला है. इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. तो उसकी हिस्ट्री को हमें अच्छे नज़रिए से देखना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए. द सोर्सेज हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस. तो उसकी एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए सोर्सेज के बारे में. द ऑथर इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ज़रूर. तो द ऑथर डैश एंड डैश आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री. तो आपका आंसर रहेगा इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी. इम्पार्शियलिटी मीन्स भेदभाव नहीं करना, न्यूट्रलिटी यानी कि क्या, इम्पार्शियलिटी यानी कि किसी में भेदभाव नहीं करना, न्यूट्रलिटी मीन्स किसी के एक साइड नहीं होना. तो जो सच है वो लिखना, किसी के तरफ नहीं लिखना, बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना, तो उसे न्यूट्रलिटी कहते हैं. और किसी में भेदभाव नहीं करना वो इम्पार्शियलिटी है. तो ऑथर की इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री लिखने में, क्योंकि ऑथर को भेदभाव भी नहीं करना चाहिए और न्यूट्रलिटी यानी कि बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखना चाहिए, एक साइडेड भी पूरा नहीं लिखना चाहिए. जो सच है वो उसे लिखना चाहिए हिस्ट्री के बारे में.
तो ये जो हमारा चैप्टर है फाइनली अभी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर मेरे चैनल अब्दुल रेडी केयर पर जरूर देखना। तो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे दूसरे चैनल अब्दुल एंड रुबीना चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल रेडी केयर।